नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अभिलाष कुमार हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जंक्शन। इस श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इस टॉपिक पे इससे पहले हमने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका है और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि कृपया करके वो वीडियोस देख लें, जिससे कि जो आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ रही है आपकी रोचकता इस कहानी में बनी रहे और ये बाकी के टॉपिक्स आगे जो चलेंगे वो अच्छे से समझ आ जाए। हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा कि कैसे यूरोप कंपनी जो है भारत में आते हैं, भारत में आने का उनका क्रम क्या रहता है। पुर्तगाली और फ्रेंच के बारे में हम लोगों ने, डच के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेज़ के बारे में, अंग्रेज कब भारत में आते हैं और यहाँ पे मुख्य काम जो है। ऐसे तो अंग्रेज का इतिहास हमारे साथ 200 सालों तक का रहा है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट जो आने के क्रम में जो शुरुआती स्टेज में अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया है, जो मुख्य बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेज। सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। अंग्रेज पुराना इतिहास हम लोगों का इनसे जुड़ा रहा है। इनका देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो है ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ, जो महारानी एलिजाबेथ हैं ब्रिटेन में, वो ट्यूडर वंश के हैं। तो इससे एक फैक्ट है कि जो एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि किस वंश की थी ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, ये याद रखेंगे, एलिजाबेथ प्रथम। तो ये ट्यूडर वंशी थी, ट्यूडर वंश की थी ये महारानी। कौन? एलिजाबेथ प्रथम। तो ये जो है एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये फैक्ट जो है उसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या करती हैं कि एक चार्टर जारी करती हैं। वो चार्टर जो है 15 वर्षों का, शुरू में तो 15 वर्षों के लिए वो चार्टर रहता है कि चार्टर के तहत आपको एक कंपनी का सृजन होता है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसका पहले तो मूल नाम इसका कुछ और था, लेकिन बाद में 1833 का जो अधिनियम आता है भारत में, उसमें उसका नाम जो है बदलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। तो एक फैक्ट हम लोगों को यहाँ से मिला कि जो ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। कब करती हैं? तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर जो अगले दिन 1601 ईस्वी हो रहा है, जो हम लोग मनाते हैं ना लास्ट साल का आखिरी दिन, तो वही 31 दिसंबर 1600 ये है, डेट है। डेट जनरली नहीं है, 1600 ईयर को ध्यान में रखेंगे कब स्थापना होता है। तो 1600 ये है। एग्ज़ाम में भी ईयर पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू में कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्षों के लिए था। बाद में समय समय पर जैसे जैसे नियम कानून, जैसे जैसे बाज़ार जो है खुलता गया, समय के अनुकूल प्रतिकूल ये इसकी सीमाएँ चार्टर जो जारी किया गया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, वो उसकी में बढ़ाया घटाया गया। तो देखते हैं आगे कैसा रहा। इसका विस्तार की अगर बात करें, भारत में अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार के बारे में बात करें, तो पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की जाती है। कब स्थापित किया था? 1608 में। इसका क्या होता है? प्रयास किया जाता है। हालांकि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पहली स्थापित फैक्ट्री अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में कौन से हैं, तो सूरत में ही हम लोग को टिक लगाना। लेकिन इसमें एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। सूरत फैक्ट्री की जो स्थापना है 1608 में है। इसमें क्या हुआ था कि स्टुअर्ट वंशी शासक, देखिए इसमें ध्यान रखेंगे कि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी तो कौन थी? ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ट्यूडर वंशी। अभी कौन है? जब सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो रही है तो स्टुअर्ट वंशी शासक हैं जेम्स प्रथम। इनका एक दूत था विलियम हॉकिंस। ये भारत आता है, ठीक है, जहांगीर के दरबार में ये पहुंचता है। तो जब जहांगीर के दरबार में ये भारत पहुंचा तो ये इन्होंने अनुमति मांगा कि मुझे स्थापना करना है सूरत में फैक्ट्री की, क्योंकि उस समय पुर्तगाली शक्ति का भी भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था, व्यापार में उनका भी काफ़ी भागीदारी था। तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण शुरू में इनको जो है वो अनुमति नहीं दिया गया। लेकिन बाद में 1613 ईस्वी में धीरे धीरे जब समय अनुकूल हुआ, माहौल जब बना अंग्रेज़ों के साथ में, तो इनको
अनुमति मिल गया। तो 1613 में इनको अनुमति मिला। शुरू हुआ था ये 1608 में, लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सूरत फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कब की गई, तो 1608 ही करना है, ठीक है। या अंग्रेजों के द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत में, और कब की गई, तो 1608 में, ठीक है। ये फैक्ट्स को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में घूम फिर के पूछ लेता है परीक्षा वाला। फिर दूसरा क्या है, इसी तरह कुछ फैक्ट्री स्थापित है वो हम लोग देखेंगे इस कड़ी में। दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित था मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम 1611 में, ये आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, कृष्णा जिला पड़ता है वहाँ पे। इसको अगर हम कह दें कि दक्षिण भारत की पहली अंग्रेज़ फैक्ट्री, तो दक्षिण भारत में ये पहली अंग्रेज़ फैक्ट्री थी। पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सूरत जो अगर पूरे भारत की बात करें कि पूरे भारत में जो है अंग्रेज़ों की पहली प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो सूरत में। अगर दक्षिण भारत की क्वेश्चन में आ जाए कि दक्षिण भारत की पहली अंग्रेज़ फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित की गई, तो वो कहाँ थी, मसूलीपट्टनम। कब किया गया, तो 1611 में किया गया, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखेंगे मद्रास में 1639 में इनका फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। जो फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और जो बिल्डिंग रहता है, जो फोर्ट रहता है, उस फोर्ट का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इससे प्रश्न आता है कि मद्रास में जो इन्होंने जो फैक्ट्री का स्थापना किया था, जो बिल्डिंग था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसको एक बात यहाँ से ध्यान रख लेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो स्थल है इसको फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था। उस समय वहाँ के जो राजा चंद्रगिरी में, उस समय तो राजाओं का शासन चलता था, तो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनका नाम था फ्रांसिस डे। वो क्या किए, वहाँ के जो राजा हैं, चंद्रगिरी के राजा, उनसे जो है मद्रास में किला बनाने के लिए जो जगह है उन्होंने पट्टे पर लिया था, ठीक है। इस क्रम में आगे देखें तो बम्बई 1668 में फैक्ट्री की स्थापना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट देखेंगे कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंशी शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इंग्लैंड में जो स्टुअर्ट वंशी शासक थे चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड में बात कर रहे हैं, भारत में नहीं, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंशी शासक हैं, कौन है, चार्ल्स द्वितीय। उनका नाम क्या है, मैं इनको अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप देखिए घेर दे रहा हूँ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ होता है, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, क्या नाम है उनका, जिनके साथ विवाह होता है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है कैथरीन के साथ। चार्ल्स द्वितीय कौन है, स्टुअर्ट वंशी शासक है इंग्लैंड के, और कैथरीन कौन है, वो पुर्तगाली राजकुमारी हैं, ठीक है। इनके साथ विवाह हुआ। विवाह होने पे क्या होता है, इनको बम्बई द्वीप जो है दहेज में दे दिया जाता है। दहेज प्रथा उस समय भी आप बोल सकते हैं, अंग्रेज में या गिफ्ट स्वरूप दिया गया होगा। तो दहेज में बम्बई द्वीप कौन देता है, पुर्तगाली देते हैं। किसको देते हैं, तो इंग्लैंड को, ब्रिटिशर्स के ये शासक हैं, इनको देते हैं बम्बई द्वीप दहेज में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है। जब पुर्तगाली शासक शादी में गिफ्ट के तौर पे या दहेज के तौर पे कहे, तो जो बम्बई का द्वीप है वो चार्ल्स द्वितीय को देते हैं। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि उनको तो यहाँ आना नहीं है, रहना नहीं है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में पहले से मौजूद है, वो अपना व्यापार चलाने की कोशिश कर रही है, उसको क्या करते हैं, ये बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर कंपनी को दे देते हैं। क्योंकि अगर बम्बई का भी लोकेशन अगर आप देखें भारत में, तो बम्बई को भी आप एक द्वीप ही बोल सकते हैं, समुद्र किनारे है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये जगह भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। तो बंदरगाह था ये, तो इसको 10 पाउंड वार्षिक पे कि 10 पाउंड वार्षिक पे आप बम्बई पे व्यापार, बम्बई जो पोर्ट है वहाँ से व्यापार कीजिए और हमको 10 पाउंड जो है वार्षिक देते रहिए, ठीक है। अब अगला फैक्ट्री देखते हैं कहाँ स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट्री जो है हुगली में स्थापित किया गया है। कब किया गया, तो हुगली में 1651 में, 1651 में हुगली में स्थापित किया गया है। इसमें एक फैक्ट है कि यहाँ पे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा मनमानी किया जाता था, ठीक है। तो हुगली में जब स्थापित किया गया फैक्ट्री, तो वहाँ के पर जो है अंग्रेज़ जो है लोकल लोगों के साथ मनमानी करते थे, लूटपाट करते थे, ज़बरदस्ती किसी से धन ले लेना या मनमाना तरीके से काम धंधा कराना, कि काम करवा लिए उसको पैसे नहीं देना, मतलब मनमानी करते थे, ठीक है। तो उसके कारण क्या था, उस समय जो मुग़ल बादशाह था, कौन, औरंगज़ेब,
औरंगज़ेब इनका शासन चलता था। तो औरंगज़ेब को ये जब बात पता चला कि अंग्रेज़ जो हैं हुगली में ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने 1686 में हुगली से इनको खदेड़ दिया कि यहाँ ऐसा ऐसा चीज़ को कतई बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि वो बाहर के थे। तो जब तक इस स्थिति में अगर देखेंगे, जब तक औरंगज़ेब सत्ता में रहते हैं, मुगल वंशी शासक जो औरंगज़ेब हैं जब तक सत्ता में रहते हैं, तब तक अंग्रेज़ जो है भारत में अच्छे से पैर जो है पसार नहीं पाते हैं, या उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है, क्योंकि औरंगज़ेब है उनका कड़ा कड़ा जवाब उनके शब्दों में ही देते हैं। ठीक है, तो आगे चल के क्या, जब हुगली में जब अंग्रेज़ों के द्वारा मनमानी किया जाता है, तो 1686 में औरंगज़ेब जो है इनको हुगली से खदेड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलकर जब हुगली का क्षेत्र इनके हाथ से चला जाता है, तो ये समझदारी दिखाते हुए अंग्रेज़ क्या करते हैं, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, परीक्षा में ये नाम पूछा जाता है। सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में औरंगज़ेब के साथ समझौता होता है। तो ना गलती किए, फिर राजा के द्वारा उसको सज़ा दिया गया। सज़ा में क्या, तो हुगली से अब आपको अधिकार ख़त्म कर दिया गया कि अब हुगली में व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को इसका काफ़ी पश्चाताप हुआ, उनको अपने गलती का एहसास हुआ, या जो भी कहें। तो सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में औरंगज़ेब के साथ समझौता होता है। एक अंग्रेज़ का जो मिशन होता है, उसमें कुछ टीम मेंबर्स रहते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो उसके नेतृत्व में अंग्रेज़ के साथ औरंगज़ेब के साथ समझौता होता है कि वापस से हमें दिया जाए हुगली की, वापस से ऐसी गलती नहीं होगी। जब औरंगज़ेब अस्वस्थ हो जाते हैं कि वापस से जो है अंग्रेज़ जो है ऐसा नहीं करेंगे, तो उनको देते हैं, वापस से हुगली का अधिकार इनको मिल जाता है, तो जाके शांति व्यवस्था थोड़ी बहाल हो पाती है। ठीक है, तो हुगली के बारे में ये एक फैक्ट था। अगला फैक्ट देखते हैं किसका, कलकत्ता का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसको ध्यान से सुनते चलेंगे, देखते चलेंगे। कब फैक्ट्री स्थापना होता है कोलकाता में, तो 1698। कब होता है, 1698 में कलकत्ता में स्थापित होता है। जैसे कि इसका बिल्डिंग का क्या नाम है, फोर्ट विलियम। ठीक है, ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा बहुतों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्थापित फैक्ट्री थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मद्रास में जो फैक्ट्री स्थापित होती है उसका नाम क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो कलकत्ता में जो स्थापित हुआ है उसका नाम क्या है, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के नाम से डच वो भी अपनी फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं उसका भी नाम रहता है फोर्ट विलियम। तो वो कहाँ करते हैं, वो करते हैं कोच्चि में। ये कोच्चि में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि मैंने साथ साथ लिख दिया, जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि डच के द्वारा जो फोर्ट विलियम किया गया था वो कहाँ था, और अंग्रेज़ के द्वारा जो फोर्ट विलियम बिल्डिंग जो स्थापना किया गया था फैक्ट्री, वो कहाँ था। तो अंग्रेज़ के द्वारा जो किया गया था वो था कहाँ, कलकत्ता में, फोर्ट विलियम। और डच के द्वारा जो फोर्ट विलियम कहाँ गया था वो था कोच्चि में। ठीक है, कलकत्ता को ही प्रथम प्रेसिडेंसी बनाया गया, जो फोर्ट विलियम था बिल्डिंग, उसी को वहीं पे प्रथम प्रेसिडेंसी बनाया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम बिल्डिंग जो है उसके संस्थापक हैं कौन, जॉर्ज चार्नक। ये एग्ज़ाम में ये दोनों पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसको वीवीआई कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यार, फोर्ट विलियम जो बिल्डिंग है उसके संस्थापक कौन है, जॉर्ज चार्नक। ये फोर्ट विलियम बात हो रही है जो अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जॉर्ज चार्नक। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष परीक्षा के दृष्टि में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी और रेलवे में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर, इस फैक्ट को यहाँ से याद कर लेंगे, एकदम ध्यान में रख लेंगे। फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन थे, जॉर्ज चार्नक। संस्थापक कौन थे, तो जॉर्ज चार्नक। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे फोर्ट विलियम के, तो चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कलकत्ता में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो अंग्रेज़ के द्वारा। कोच्चि में फोर्ट विलियम किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो डचों के द्वारा। ठीक है, इसको यहाँ से याद कर लेंगे। अब क्या है, आगे चलते हैं कि 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान के बारे में मैं यह बताता हूँ कि ये बहादुर शाह प्रथम के पुत्र हैं। बहादुर शाह प्रथम के ये पुत्र हैं, कौन है, उसका नाम क्या, अजीम उस्सान। ये तो 1600 उस समय वो क्या थे, अजीम उस्सान क्या थे, तो बंगाल के सूबेदार थे। ठीक है, तो 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान द्वारा कालीकाता तथा गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी मिली। कालीकाता, ये कालीकाता जो है उस समय जो है, अभी जो हम लोग बोलते हैं कलकत्ता या कोलकाता या कलकत्ता, तो वो
उस समय उसका नाम क्या था, तो काली काता नाम था। ठीक है, तो काली काता तथा गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी मिली। किसको मिली, तो अंग्रेजों को मिली। ठीक है, किनसे मिली, तो उस समय सूबेदार कौन थे, अजीम उस शान, जो कौन थे, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे। बहादुर शाह द्वितीय नहीं, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, उसके पुत्र कौन थे, अजीम उस शान। उससे काली काता गोविंदपुर नामक गांव की जमींदारी मिलती है अंग्रेज़ों को। और ज़मींदारी जब मिली है तो ज़मींदारी के बदले में अंग्रेज़ों को कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो ज़मींदारी के बदले में कंपनी को 1200 रुपये वार्षिक शुल्क देना था। तो ज़मींदारी तो काली काता गोविंदपुर नामक गांव के तो ज़मींदारी जो है अजीम उस शान ने अंग्रेज़ों को दे दिया। अब अंग्रेज़ों को कितने में दिया, तो 1200 रुपये वार्षिक शुल्क। अंग्रेज़ जो है 1200 रुपये वार्षिक शुल्क, मतलब एक साल में 1200 रुपये अजीम उस शान को देते और वहाँ पे क्या करते, व्यापार करते, ज़मींदारी के बदले में करते। ठीक है, तो अगला फैक्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या है कि कोलकाता में 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी हुई। तो ये तो जानते हैं, परीक्षा में बहुत सा बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि 1911 में तक भारत का जो राजधानी थी वो कहाँ थी। हालांकि उस समय ब्रिटिश भारत कहना ज़्यादा उचित होगा, तो ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 तक जो है कोलकाता थी। उसके बाद जो है इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। जब जॉर्ज पंचम आए तो वहाँ उसके बाद से उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो कोलकाता 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी हुई। तो ये फैक्ट जो है यहाँ से याद कर लेंगे। 1911 और 1911 से पहले जो अगर पूछा गया कि उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी तो कोलकाता। ठीक है, आइए अब कुछ फरमान को देख लेते हैं जो कि मुग़ल शासक जो है जारी करते हैं, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है और वो प्रायः पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कि एक सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो सुनहरा फरमान किसको कहा जाता है, चलिए देखते हैं सुनहरा फरमान आखिर था क्या। तो ये था कि 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी होता है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो गोलकुंडा के राजा। ठीक है, कौन जारी करता है, तो गोलकुंडा के राजा ने दिया, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक कर पर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुनहरा फरमान जो 1632 ईस्वी में जारी किया गया है गोलकुंडा के राजा द्वारा, जिसके तहत बताया गया है कि 500 पैगोडा हमको दीजिए और गोलकुंडा का जो बंदरगाह है वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। तो 500 पैगोडा क्या होता है, तो पैगोडा होता है सोने का सिक्का। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि पैगोडा किसको बोलते थे। ठीक है, तो 500 पैगोडा वार्षिक कर पे, मतलब एक साल में आप हमको 500 पैगोडा देंगे और गोलकुंडा जो वहाँ का जो जगह है, गोलकुंडा राज्य है, वहाँ उसका जो बंदरगाह है वहाँ से आप व्यापार कर सकते हैं। तो किसको दिया था फरमान, तो अंग्रेज़ों को दिया गया था ये फरमान। ठीक है, किसने दिया था, तो गोलकुंडा के राजा ने दिया था। कब दिया था, 1632 ईस्वी में दिया था। इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है सुनहरा फरमान। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत चर्चित है, वो क्या है, शाही फरमान। ठीक है, शाही फरमान के बारे में बात करते हैं। ये कब आया है, तो ये 1717 में, ये उत्तर मुग़ल शासक हैं फर्रुखशियर के समय लागू होता है। उत्तर मुग़ल शासक फर्रुखशियर। कौन देने वाला है, कौन जारी करने वाला है, तो जारी करने वाला कौन है, मुग़ल शासक फर्रुखशियर। ये लेटर मुग़ल पीरियड के रूलर हैं फर्रुखशियर। के समय जॉर्ज सरमन की अध्यक्षता में एक मिशन आता है। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि हुगली में जब औरंगजेब के द्वारा अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया जाता है तो सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में एक मिशन आता है जो कि औरंगजेब से मिलता है। यहाँ पे कौन आता है, तो सर जॉन शर्मन। नाम को ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन है, सर जॉन चाइल्ड। यहाँ कौन है, जॉन शर्मन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में एक
मिशन होता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, वो क्या करता है, फ़ारूक शेयर से मिलता है, मिल करके जो है व्यापार करने की अनुमति मांगता है कि हमको व्यापार करने की छूट दिया जाए, हमको फैसिलिटीज़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जिसके तहत 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। तो फ़ारूक शेयर जो फरमान जो जारी करते हैं वो कहते हैं कि आप हमें 3,000 रुपया वार्षिक कर दीजिए, कर के रूप में आप हमें 3,000 रुपया साल भर में दीजिए और आप जो है वो बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। किसको? अंग्रेज़ को कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ की शक्ति इस समय काफ़ी मजबूत होती है। अंग्रेज़ जो है इससे इस जो फरमान जो लागू होता है इससे बहुत खुश होते हैं और इसी को जो बोलता है कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये शाही जो फरमान है, शाही फरमान, इसी को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये तो मतलब एग्ज़ाम में क्या कहें, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही ले जाता है कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा जो होता है वो क्या है। तो वो शाही फरमान है। कौन जारी करता है? तो फ़ारूक शेयर जारी करता है, औरंगजेब को जारी करता है। उसमें क्या कहा गया कि आप हमको 3,000 रुपये वार्षिक कर दीजिए, शुल्क दीजिए, शुल्क पर कंपनी को कहाँ? बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। इसी को कहा जाता है शाही फरमान और जिसी को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, एक है सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान क्या है कि गोलकुंडा के राजा देते हैं, किसको देते हैं? तो अंग्रेज़ को देते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि 500 पैगोडा हमको वार्षिक कर दीजिए और गोलकुंडा के बंदरगाह से आप व्यापार कर सकते हैं। शाही फरमान में क्या कहा गया है कि शाही फरमान में जो मुग़ल शासक फ़ारूक शेयर हैं वो कहते हैं कि आप हमको 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क दीजिए और जो है बंगाल में मुक्त व्यापार आप कर सकते हैं। मुक्त व्यापार की अनुमति अंग्रेज़ों को बंगाल में दे दी जाती है। ठीक है, तो इसकी को कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। तो किस कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे कंपनी नहीं, किस कंपनी के लिए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ मैं कुछ नोट करके लिखा हूँ कि कौन किससे किसके दरबार में आए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको समअप करने के लिए कैप्टन हॉकिंस, वापस से आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। ठीक है, तो ये आते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज़ों का जो दल आता था मुग़ल शासक के पास कुछ कुछ रियायतें मांगने के लिए, व्यापार में कुछ कुछ सुविधाएं मांगने के लिए, उसी में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के शासन काल में आते हैं। जॉन चाइल्ड जो है वो किसके शासनकाल में आते हैं? तो हम लोगों ने देखा कि जॉन चाइल्ड जो है औरंगजेब के शासनकाल में आते हैं। औरंगजेब और एक और जॉन है, जॉन सरमन, ये किस शासनकाल में आते हैं? तो ये आते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो शाही फरमान जो जारी किया था फ़ारूक शेयर। ठीक है, तो ये 3 हैं जो किसके शासनकाल में आते हैं, ये यहाँ, इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। याद करने वाली और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, जो बिल्डिंग्स के बारे में बताया, जिससे कि प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में कौन सा बिल्डिंग था? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का बिल्डिंग था। फोर्ट विलियम के नाम से डचों ने भी अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कहाँ किया था? तो कोची में किया था। अंग्रेज़ों ने कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, मद्रास में जो अंग्रेज़ के द्वारा किया गया है वो है बिल्डिंग, जो फैक्ट्री की स्थापना किया गया वो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो अंग्रेज़ के बारे में फ़िलहाल इतना रहने देते। ऐसे पढ़ने के लिए तो अभी आधुनिक भारत में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ के साथ हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन अभी के लिए जो ये जो कुछ बातें थी जो अंग्रेज़ भारत में आते हैं और उसके दौरान जो तुरंत में जो कुछ क्रियाकलाप इनके द्वारा होता है, जहाँ जहाँ फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कौन कौन सा फरमान था जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि हम उन्हीं फैक्ट्स को टच कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे लिखा गया है, एक एक फैक्ट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जो भी कहा जा रहा है, जो भी लिखा जा रहा है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको
ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको याद भी हुआ होगा। अगर याद नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो आप इसको वीडियो को जो है दोबारा से देख सकते हैं। इसके पहले भी इस टॉपिक पे इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड किया गया है, तो पहले मैं गुजारिश करूँगा कि पहले वो दोनों वीडियोस आप देख के आएँ, जिससे कि जो कहानी है, कैसे कैसे कहानी चल रही है आगे, वो धीरे धीरे समझ में आता जाए। बाकी इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैं थोड़ा हट रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े में रहिए।